हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, जिसे हम लोग गैल्वेनिक शेल या बोल्टा शेल भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसी का एक एडवांस टॉपिक होगा नेक्स्ट इक्वेशन या नेक्स्ट इक्वेशंस बोल लीजिए। वहां से तो न्यूमेरिकल्स आपका आना ही आना है, बोर्ड एग्जाम में पक्का न्यूमेरिकल है, ठीक है। लेकिन यहां से भी हमारे कुछ पॉइंट बनते हैं, यहां से भी कुछ हमारे टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। आइए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल से पहले एक चीज बता दूं कि हम लोग लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास थर्मल प्लांट है, हाइड्रोलिक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। इन सारे प्लांटों से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, पॉल्यूशंस रहता है काफी, ठीक है। काफी वर्किंग सिस्टम्स होते हैं, लेकिन विदाउट पॉल्यूशंस फ्री अगर आप लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ये काफी पुराने सिस्टम से चला आ रहा है, तो आपके पास एक ही सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। हालांकि इससे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक शेल भी होता है। अगर इलेक्ट्रिकल चेंज टू केमिकल चेंज हो रहा है तो हम सिंपल ही कह सकते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल होगा। बट केमिकल चेंज टू इलेक्ट्रिकल चेंज वो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल होगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को डिफाइन कर सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गैल्विन ने इलेक्ट्रोकेमिकल शेल इंडिविजुअल बनाया था, और आपका बोल्टा ने भी इसे इंडिविजुअल बनाया था, लेकिन दोनों का फंक्शन जो था इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का वो सेम था। और हम इसे इंडिविजुअल अलग अलग गैल्वेनिक शेल भी कह सकते हैं या बोल्टा शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की, या जैसे हम लोग गैल्वेनिक शेल भी कह सकते हैं या बोल्टा शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स समझने से पहले मैं कुछ एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करूं आपके लिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमने वेजल ले रखा है, उस वेजल के अंदर मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है। किसका किया हुआ है? जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, और जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर आप लोग आराम से देख सकते हैं। किसके अंदर? जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर मैंने जिंक का इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व कर रखा है, मेटल्स, ठीक है। और मैंने, दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट, आप सिंपली समझ सकते हैं ये आपका एलएचएस पार्ट है। और मैंने राइट हैंड साइड में मैंने यहीं पे कॉपर का इलेक्ट्रोड डिपोजिट किया हुआ, कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशंस में। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। ये आपसे सब राइटिंग करवाया जा सकता है, बनवाया जा सकता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशंस, ठीक है। हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ रखा है, ठीक है। हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ रखा है। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये उसका स्विच है, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये आपका स्विच है, ये गैल्वेनोमीटर है। और हमने इसको एक इंटरनल सर्किट से भी जोड़ रखा है। हालांकि इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉटन का बूल लगा रखा है, ठीक है, कॉटन लगा रखा है। और ये जो इंटरनल सर्किट है आपका, इस इंटरनल सर्किट के अंदर हमने अगार अगार कोई पेस्ट भर रखा है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो KCl है या KNO3 है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बताऊंगा जब मैं इसकी चर्चा करूंगा। इंटरनल सर्किट, इसको हम लोग साल्ट ब्रिज का भी दर्जा देंगे, ठीक है, हम इसे साल्ट ब्रिज भी कहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हमारा साल्ट ब्रिज है, ये हमारा इंटरनल सर्किट है, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, ये मेरा स्विच है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये मैंने कंप्लीटली एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल को रिप्रेजेंट किया है जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं जो बहुत आपको इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। यहां पे जो एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो अरेंज होगा एक एनोड पर, ठीक है, ये एनोड पर अरेंज होगा। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि एनोड पर तो पॉजिटिव प्लेट होती है, बस यही याद रखना है कि गैल्वेनिक शेल में आपका जो एनोड है वो नेगेटिव प्लेट पे अटैच्ड होता है, ये बात याद रखेंगे, ये मीन डिफरेंस है। और ये जो है आपका, ये कैथोड पर होता है, और कैथोड जो होता है यहाँ पर
यही मेन डिफरेंस है। ये पॉजिटिव प्लेट पर होता है, जनरली एनोड आपका पॉजिटिव प्लेट पर होता है, जनरली कैथोड आपका नेगेटिव प्लेट पर होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में आपके चार्ज प्लेट के डिफरेंट होंगे और यही इसका मेन डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में तो जनरली एनोड आपका पॉजिटिव ही होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में कैथोड आपका नेगेटिव प्लेट पर होता है, एनोड आपका पॉजिटिव प्लेट पर होता है और वहां पर होता है हमारा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंज। लेकिन यहां नहीं है, यहां केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज होगा, एनोड आपका नेगेटिव प्लेट पर होगा और कैथोड आपका पॉजिटिव प्लेट पर होगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिजाइन किया जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनोड पर वो स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ऑक्सीडेशन शो करेंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होते हैं और रिडक्शन आपके कैथोड पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे एनोड पर, गेन होंगे कहां पर, आपके कैथोड पर होंगे। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, हम मेरे प्रीवियस वीडियो में आप तो लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको क्या समझना है, ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, मैंने ये डायग्राम बना दिया है, अभी हम इसके बारे में और बातें करेंगे। ठीक है, आइए प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगा। देखिए प्रोसेसिंग क्या है, अगर आप स्विच ऑन नहीं करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, ना तो लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट। पहली चीज क्लियर कर लें। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शंस आएंगे। अगर ये डिफ्लेक्शन आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है, अगर आपका ये जो मार्क है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उस केस में, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन उस केस में कहां होंगे, आपके माइग्रेट करेंगे जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। एक नई चीज समझ ले, जिंक रॉड टू कॉपर रॉड माइग्रेट करेंगे, पहली चीज। ठीक है, फिजिक्स कहती है कि भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट मेरा कहां होगा, कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। ये छोटी छोटी बातें ही पूछी जाती हैं, ये छोटी छोटी ही बातें आपसे पूछी जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां माइग्रेट होगा। आप कहोगे सर एनोड से कैथोड होगा, देखो ये एनोड है ये कैथोड है, और होगा भी क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। कॉपर और जिंक की बात करूं तो जिंक ऊपर रहता है, कॉपर नीचे रहता है, तो जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और इलेक्ट्रॉन लॉस होके कहां जाएंगे, जिंक रॉड से कॉपर रॉड पर। ठीक है, जिंक तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर डिपोजिट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड, करंट कॉपर रॉड से जिंक रॉड। आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास होगा, तो मास आपका जो होगा जिंक वाले जो वेजल में होगा, मास जो होगा जिंक वाले रॉड का, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और कॉपर वाले रॉड में जो मास होगा आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये चौथा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, करंट कहां से कहां जाएगा, मास किसका कम किसका ज्यादा, और कंसंट्रेशन आप सबको पता है, जिसका मास ज्यादा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन। तो ये मेरा चौथा पॉइंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है कि किस केस में कंसंट्रेशंस बढ़ेंगी, किस में घटेंगी, किस में मास बढ़ेगा, किस में मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कब कहां से कहां जाएगा। नो डाउट हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव जाएगा। आप ऐसे समझ लो, हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। आप सीधे सीधे ऐसे ही समझ लीजिए, हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। मान लो डिफ्लेक्शन आपका गैल्वेनोमीटर का आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। आप समझ लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफ्लेक्शन अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में, तो इलेक्ट्रॉन अब आपके कॉपर टू जिंक होंगे, करंट आपका अपोजिट होगा, मास जिसका बढ़ रहा था उसका घट जाएगा और जिसका घट रहा था उसका बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन उसके अपोजिटली हो जाएगी। आइए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ था। इस बेसिस पे भी आप पता कर सकते हैं कि अगर ई एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम आता है, अगर आपके इस गैल्वेनिक शेल का इसी की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक इसी की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर 1.1 वोल्ट से कम आता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होंगे वो कहां होंगे, वही जिंक रॉड टू
कॉपर रॉड। आई बात समझ में? कहा माइग्रेशन होंगे सब? जिंक रॉड टू कॉपर रॉड माइग्रेशन होंगे। और अगर ई एक्सटर्नल मेरा 1.1 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो माइग्रेशन होंगी कॉपर रॉड टू जिंक रॉड होंगी। और बाय द वे ई एक्सटर्नल मेरा 1.1 वोल्ट के बराबर आ जाता है तो मैं यहां लिखना चाहूंगा नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट नहीं करेंगे। तो आप इस बेसिस पे भी गैल्वेनिक शेल में पता कर सकते हैं, इस बेसिस पे भी पता कर सकते हैं हाई टू लो, लो टू हाई, और गैल्वेनोमीटर के साइन से भी पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब कहां जाएंगे। तो ये मेरी गैल्वेनिक शेल्स की बात हो गई। आइए अब हम लोग इसके बारे में और आगे बात करें। पहले से आप पॉज करके नोट कर लें, ये सब बातें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं साल्ट ब्रिज के लिए अलग से बात करूंगा, मेरा अलग वीडियो रहेगा, मैं उस पर अलग बात करूंगा। पहले आप इतने पे काम करिए, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो आइए, ये बात हो गई कौन कहां जाएगा, किस कंडीशंस में जाएगा, ये बातें हमारी हो चुकी हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं, गैल्वेनिक शेल के बारे में, और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाएंगी। आइए जरा समझिए। आपसे पूछेगा सर मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये एनोड का पार्ट है, तो मैं जानना चाहता हूं सर एनोड पर मेरी क्या रिएक्शंस होंगी, मैं वो हाफ रिएक्शन जानना चाहता हूं। तो आप लोग समझ लीजिए, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और कितने आयंस में टूटेगा तो आप यहाँ एक्वा सॉल्यूशन से पता कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ एक्वा सॉल्यूशन से पता कर सकते हैं कि कितने आयंस में टूटेगा। तो एनोड पर भैया ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, Zn से, ठीक है, क्या हो रहा है सर, Zn से Zn+2 में चेंज हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखें, Zn से Zn+2 में हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। आप देखें 0, दिस इज फ्री स्टेट, 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। और ये पूरी नौटंकी कहां हो रही है, आप कहेंगे सर एनोड पर हो रही है, और इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर, और क्या रिएक्शन होगी मेरी, वो हाफ रिएक्शन आ चुकी है। आइए कैथोड की बात करें, ठीक है, कैथोड की बात करें। कैथोड में इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन कर रहा है, कॉपर आयन डिपोजिट कर रहे हैं। रिडक्शंस होंगे कैथोड पर, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर डिपोजिट कर रहा है। और इस नौटंकी को आप कहते हैं सर ये रिडक्शंस होंगे, ये क्या होंगे सर, ये रिडक्शंस होंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का प्रोसेस है, ये आप लोगों के समझ में आ गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। मैंने दोनों की हाफ हाफ रिएक्शंस निकाल दी है। ये बात भी पूछ सकता था कि एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही है, राइटिंग कर दीजिए, हाफ रिएक्शंस राइटिंग कर दीजिए। अब मान लो आपसे कहता है कि नहीं हमें सेल की कंप्लीट गैल्वेनिक शेल की या बोल्टा शेल की कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन चाहिए। तो ओवरऑल रिएक्शन चाहिए तो आप लोग जानते हैं इन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे 2 कर लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का नियम है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, और देखो बाय द वे इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो लेफ्ट का पूरा पार्ट लेफ्ट में अटैच कर दीजिए, और राइट का पूरा पार्ट राइट में अटैच कर दीजिए। आपका ओवरऑल रिएक्शंस आ जाएगा। ठीक है, आपका ओवरऑल रिएक्शंस आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या मीडियम एक्वस सॉलिड है ना, आप ये सब लिखना चाहे तो ये आ गया आपका कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन। हाफ रिएक्शंस आ गए एनोड कैथोड के, ओवरऑल रिएक्शंस आ गए। आइए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपका जो एग्जामिनर है वो बार बार ये फोटो बनाकर आपको नहीं देगा, बार बार ये फोटो बनाने की तकलीफ ही नहीं करेगा, वो इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज करेगा, और वो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं सेल डायग्राम। सेल डायग्राम क्या है, देखिए पहले पार्ट में जो लेफ्ट का पार्ट है वो एनोड का पार्ट है, और वहां पे क्या हो रहा है, मेटल आपका जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशंस में डिसोल्व किया गया है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, Zn का Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप ध्यान से देखें, Zn का Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इस सिंगल वर्टिकल लाइन ये आपको सेपरेट करती है मेटल और आपके एक्वा सॉल्यूशंस को। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो गैल्वेनिक शेल है वो कनेक्ट किया गया है साल्ट ब्रिज से, और साल्ट ब्रिज के लिए हम लोग 2 लेयर्स लेते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस लेते हैं। ये ठीक है, पूछ लेता है कि भाई ये 2 लेयर किसकी है, ये साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। और राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका, Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu दे रहे हैं। तो ये हो गया इसका सेल डायग्राम। ठीक है, और सेल डायग्राम में इस एक्वा सॉल्यूशन की जो भी कंसेंट्रेशन होगी, मान लो ये C1 है,
इसकी एक्व सॉल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन होगी, मान लो C2 है, वो यहां पे रिप्रेजेंट की जाती है, इस शेल के अंदर यहां पर रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब मैं इसे बनाऊं या इसे बनाऊं, एक ही बात है। सिंगल वर्टिकल लाइन क्या बताती है, आपके एक्व सॉल्यूशंस और मेटल्स को सेपरेट करती है। ये रिडक्शंस के लिए है, या और जनरली याद रखें ये LHS है, ये जनरली आपका RHS है, ठीक है। और LHS जनरली हमारा क्या माना है हमने, एनोड, और ये हमने क्या माना है, कैथोड। तो ये आपका सेल डायग्राम, ये हो गई आपकी ओवरऑल डायरेक्शन। ये सब बनवाता है आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस में, यही करवा लेता है। कोई भी एक शेल दे देगा, आपसे कहेगा हाफ बता दीजिए, ओवरऑल बता दीजिए, सेल डायग्राम में की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आप कर सकते हैं, और भी ट्राई करें, मैं कुछ दे देता हूं, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से इसे पूरा, तो आप इसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, और हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारा अगला टॉपिक्स रहेगा साल्ट ब्रिज से रिलेटेड टॉपिक्स रहेगा, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे। तो पहले प्लीज आप इसे नोट कर लें। सेल डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें आप, और डिफरेंट शेल लेकर बनाने की प्रैक्टिस करें। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, मैं बता दूं। जब आप नेक्स्ट इक्वेशंस का न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।